नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडिले, आपका बायोलॉजी टीचर, और आ चुका है रिप्रोडक्शन का वन शॉट क्विक रिवीजन आप कह सकते हैं, लेकिन कहने के लिए क्विक रिवीजन है। हर एक टॉपिक डिस्कस होगा, डिटेल में डिस्कस होगा, और हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो अपने बुक में नहीं है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ जनरल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग पब्लिकेशन का बुक चलता है, इसीलिए कुछ टॉपिक आपके लिए एक्स्ट्रा हो सकता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। सवाल है हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग अलग टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग। उसके बाद आएंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इन आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग कहते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, ओविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल। इन सारे टॉपिक को एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्यूरियस केस ऑफ डॉली, कि आखिर डॉली किसकी बेटी थी। तो ये रहेगा एक क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। दोस्त बच्चों, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन ही करते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा बिल्कुल हूबहू एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अब सवाल है क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। कुछ अलग अलग फैक्टर है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। एक स्पेसीज कंटिन्यू रहे, एग्जिस्ट करता रहे प्लेनेट पे, इसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन आज से 50,000 साल पहले भी ह्यूमन था, आज भी है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। वैसे एक ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 80 to 100 ईयर्स। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले भी इंसान था, आज भी है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर है। रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेसीज, दैट मीन्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सारा ये सिग्निफिकेंस, ये सारा इंपॉर्टेंस होता है किसका? रिप्रोडक्शन का, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ड्यू टू रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसीज इंक्रीजेस। एक स्पेसीज का पॉपुलेशन बढ़ता है रिप्रोडक्शन की वजह से। क्लियर है? रिप्रोडक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेसीज, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, इट कॉजेज वेरिएशन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है दे आर कॉल्ड पेरेंट्स, और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है दे आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर है? रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑर्गेनिज्म, अच्छा एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, और भी बहुत सारा अदर इंटरनल फिजियोलॉजी, उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स वो ऑर्गेनिज्म है, और साथ में कुछ और भी फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस। अच्छा, ऑर्गेनिज्म चाहे जैसे भी रिप्रोड्यूस करे, एक चीज कंफर्म है। देखो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझेंगे तो थोड़ा हमको और क्लियर होगा। अभी हम क्या बोले कि वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू देमसेल्व्स। अब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसको वन ऑर्गेनिज्म, सॉरी एन ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, कभी एक भी होता है कभी दो मिलके भी होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट, और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कैरेक्टर पेरेंट के पास है वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के पास है, क्योंकि पेरेंट्स का कैरेक्टर और ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर दोनों सेम है। आप इंसान क्यों है? क्योंकि आपके पास इंसान का कैरेक्टर है ना? तो क्योंकि पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर सेम है, इसीलिए ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसा है।
सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर पेरेंट्स के बिल्कुल सेम हुआ। तो यहां पे आता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये डीएनए ही है जो कंट्रोल करता है हर कैरेक्टर को। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट है। एक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टर होगा, ये सारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। यानी कि डीएनए ही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, यही डीएनए डिसाइड करेगा कि ये सेल आगे चल करके प्लांट बनेगा, ये सेल आगे चल करके एनिमल बनेगा, एनिमल बनेगा तो कौन सा एनिमल बनेगा। यानी कि सिंपली हम क्या कह रहे हैं, डीएनए कंटेन्स ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का सारा ब्लूप्रिंट, उसके सारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास। और अगर ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के जैसा है, अगर ऑफस्प्रिंग के पास वही कैरेक्टर है जो पेरेंट्स के पास था, यानी कि पेरेंट्स से क्या ट्रांसफर हुआ ऑफस्प्रिंग में, डीएनए। तो डीएनए को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो रिप्रोडक्शन का एक सबसे मेन बात होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, एंड अगर वायरस है तो आरएनए। वायरस के अलावा जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब अगर असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो ऑफस्प्रिंग में सारा का सारा डीएनए एक ही पेरेंट्स का होगा। लेकिन अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो ऑफस्प्रिंग में जो डीएनए होगा वो मदर साइड से होगा आधा, और आधा फादर साइड से होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगा कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है नया ऑर्गेनिज्म, जो प्रोड्यूस कर रहा है पेरेंट्स, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहता है ऑफस्प्रिंग। और ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स। एंड व्हाई कैरेक्टर्स आर सिमिलर? बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। एक मॉलिक्यूल है, डीएनए कोई बड़ा चीज नहीं है, एक मॉलिक्यूल है, एक जाइंट मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें करोड़ों अरबों एटम है। H2O एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ 3 एटम है, लेकिन डीएनए में करोड़ों अरबों एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये सब मिलकर के बनाता है डीएनए, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर डीएनए में होता है। और इसी डीएनए के पास सारा इंफॉर्मेशन है। इट कंट्रोल ऑल द इंफॉर्मेशन, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास। और यही डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब अगर रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो ऑफस्प्रिंग में सारा का सारा डीएनए एक ही पेरेंट्स का होगा। लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इस ऑफस्प्रिंग में आधा डीएनए एक पेरेंट से, आधा डीएनए एक पेरेंट से। तो ये ऑफस्प्रिंग थोड़ा बहुत एक पेरेंट्स के सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत दूसरे पेरेंट्स के सिमिलर होगा, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, जिसको कि हम लोग वेरिएशन भी कहते हैं। चलिए, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिवाइड किए 2 पार्ट्स में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है? एक पेरेंट्स। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक बेसिक। जहां पे एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होता है कि जो सारा का सारा डीएनए जा रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो सारा का सारा डीएनए ऑफस्प्रिंग में एक ही पेरेंट से ट्रांसफर होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, तो यहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? एक मेल और दूसरा फीमेल। ये है मेल का सिंबल और ये है फीमेल का सिंबल। तो अब यहां पे एक अलग तरह का सेल बनता है जिसको कहते हैं सेक्स सेल। इसको कहते हैं सेक्स सेल, जिसको हम लोग गैमीट भी कहते हैं। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलता है, इससे बनता है एक नया सेल। अच्छा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों आपस में मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और ये जो है सेक्स सेल, ये है गैमीट सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, वहां पे गैमीट का फ्यूजन होता है। अब इससे एक नया सेल बनता है जिसको कहते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल करके
ये जाइगोट एक से डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होता है 4 सेल, डिवाइड करते करते फिर बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो यहां एक स्पेशल तरह का सेल बनता है जिसको कहते हैं सेक्स सेल यानी कि गैमिट सेल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि यहां पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो सारा का सारा डीएनए एक ही पेरेंट से ट्रांसफर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो ऑफस्प्रिंग में 2 पेरेंट्स से डीएनए आना है, तो पेरेंट्स पहले क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स सेल। अच्छा, इस सेक्स सेल का खासियत होता है कि इसमें क्रोमोजोम का नंबर आधा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्रोमोजोम क्या होता है? अरे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये सेल है, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अब डीएनए धागा जैसा एक मॉलिक्यूल है, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, बड़ा लंबा मॉलिक्यूल होता है। अब तो क्या होता है ना, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन से ठीक पहले ये डीएनए जो है ना वो कंडेंस हो जाता है, डीएनए कंडेंस हो जाता है और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को कहते हैं क्रोमोजोम। यानी कि क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम इज द पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोजोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से ठीक पहले डीएनए कंडेंस हो गया, डीएनए पैक हो गया और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गया, और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोजोम। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक ऊन का धागा है और ऊन का गोला है। अरे इतना लंबा धागा था, उसको गोले में पैक करके इतना छोटा सा जगह में पैक हो गया। तो ऊन का गोला, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ऊल और थ्रेड ऑफ ऊल, बस यही है। थ्रेड, डीएनए एक थ्रेड जैसा मॉलिक्यूल है और डीएनए कंडेंस हो गया, बन गया क्रोमोजोम, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। अब बॉडी, नॉर्मल बॉडी के हर सेल में क्रोमोजोम पेयर में होता है, क्रोमोजोम हर वक्त किसमें होगा, पेयर में। लेकिन गैमिट में क्रोमोजोम अनपेयर्ड होता है, और नॉर्मल सेल में क्रोमोजोम जितना होता है गैमिट में उसका आधा होता है। इसीलिए गैमिट को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल, गैमिट को हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि गैमिट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन सोमैटिक सेल। जो बॉडी का जो बाकी सेल होता है उसको कहते हैं सोमैटिक सेल। तो जैसे ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन के हर सोमैटिक सेल में, मेरे बॉडी के हर सेल में, आपके बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोजोम है, क्लियर है? लेकिन गैमिट में कितना होगा, मेल गैमिट स्पर्म, स्पर्म में कितना होगा 23, फीमेल गैमिट एग, एग में कितना होगा 23। यानी कि गैमिट के अंदर क्रोमोजोम का नंबर आधा होता है। नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोजोम पेयर में होगा, बट गैमिट में क्रोमोजोम अनपेयर्ड, कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट सोमैटिक सेल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग गैमिट को प्रॉपर तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, तो गैमिट आर द हैप्लॉइड सेल, गैमिट आर द हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल के कंपैरिजन में इसमें क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है, आधा। सोमैटिक सेल क्या होता है, जो बॉडी का बाकी सेल है, गैमिट को छोड़ करके, गैमिट और जो सेल गैमिट को बना रहा है उसको छोड़ करके बाकी सारे सेल को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल। तो सॉरी, बाकी सारे सेल को हम कहते हैं सोमैटिक सेल। तो गैमिट आर द हैप्लॉइड सेल दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो मेल भी बनाता है गैमिट, मेल गैमिट, फीमेल, फीमेल गैमिट, ये दोनों गैमिट आपस में मिलता है, इससे एक नया सेल बनता है जाइगोट। फिर ये जाइगोट डिवाइड करते 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 फिर बना देता है नया ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। सबसे मेन चीज यही है भाई, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल के कंपैरिजन में ज्यादा क्विक है, ज्यादा फास्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। थ्रू asexual reproduction many offspring can be produced in a short period of time, but sexual reproduction में offspring का जो नंबर होता है वो asexual के कंपैरिजन में कम होता है। वेरिएशन बहुत कम होता है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है। कम होगा भी क्यों ना भाई, ऑफस्प्रिंग के अंदर सारा का सारा डीएनए। वेरिएशन कब होगा, जब डीएनए में कोई अंतर हो, क्योंकि सारा का सारा ये ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, सारा का सारा कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए। और ये पूरा का पूरा डीएनए कहां से आया है, एक ही पेरेंट से आया है, एक ही पेरेंट से आया है। तो क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए एक ही पेरेंट से आया है, तो ये ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। सिमिलर भी नहीं, आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसको हम लोग कहते हैं क्लोन।
ये ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम होगा, क्योंकि इस ऑफ स्प्रिंग के पास वही डीएनए है जो किसके पास था, पेरेंट्स के पास था, एग्जैक्ट डीएनए। और ये ऑर्गेनिज्म का सारा कैरेक्टर कौन कंट्रोल करेगा, डीएनए। तो जैसा डीएनए इसके पास वैसा ही डीएनए इसके पेरेंट के पास, तो दोनों एग्जैक्ट लुक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली सेम हो उसको हम लोग कहते हैं क्लोन। बट यहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाई जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि यहां पे जो कोई ऑफ स्प्रिंग है इसके पास कितने जगह से डीएनए आ रहा है, 2 जगह से। तो इसका कुछ कैरेक्टर मदर के जैसा, कुछ कैरेक्टर फादर के जैसा, क्योंकि इसके पास जो डीएनए है वो आधा मदर से आया है, आधा फादर से आया है। तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन, यानी कि ये थोड़ा अलग होगा, हाई जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो मेनली होता है माइटोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब क्या है जो दोनों में कॉमन है, ये तो हो गया डिफरेंस। क्या है जो दोनों में कॉमन है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में, तो दोनों में न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अगला, दोनों में जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, नए जनरेशन में पास होता है, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट डीएनए पास हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पास होता है थ्रू गैमिट, गैमिट के थ्रू। क्लियर है? तो दीज आर द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अभी जो हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे कोई गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई गैमिट का फ्यूजन नहीं, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट टेक्स प्लेस एंड ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। अब असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहला है बाइनरी फिजन, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इररेगुलर शेप होता है। अब ये अमीबा है, ये पूरी तरीके से ग्रो कर गया। पूरी तरीके से ग्रो करने के बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ये देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है, अभी बता देते हैं, ये फूड वैक्यूल है, इसमें खाना भरा हुआ है। तो अमीबा का न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा। जब अमीबा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, क्या होगा। जिसके पास ऑर्गेनिज्म का पूरा ब्लूप्रिंट है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस जैसे डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है और फाइनली अलग हो जाता है। ये दो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। आप बोलेंगे सर पेरेंट्स का क्या हुआ? पेरेंट्स का आइडेंटिटी खत्म, पेरेंट्स डिवाइड कर गया, दो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसको हम लोग डॉटर अमीबा कहते हैं। अब इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब दो और फिजन का मतलब टूटना। बाइनरी का मतलब दो, फिजन का मतलब टूटना। तो इन दिस टाइप एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो नए ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। अच्छा, लेकिन ये लोग जो डिवाइड करता है ना, तो अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है। कैसे अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है? तो अगर हम बात करें अमीबा किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, कहीं से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन है उसको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अमीबा कहीं से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा किसी भी प्लेन में, लेकिन यूग्लेना हमेशा ऐसे वर्टिकली डिवाइड होगा। तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम ऐसे परपेंडिकुलरली दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे ही जब भी डिवाइड होगा ऐसे डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन को भी हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है। अब अमीबा किधर से भी दो पार्ट में टूट जाता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन यूग्लेना ऐसे वर्टिकली जब भी डिवाइड करेगा वर्टिकली डिवाइड करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम जब भी डिवाइड करेगा ऐसे परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगा, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर है? अब अगला कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया। अब प्लाज्मोडियम वगैरह में देखने को मिलता है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या है? दो से ज्यादा, फिजन मतलब टूटना। तो अब ये प्लाज्मोडियम देख रहे हैं, एक प्लाज्मोडियम को हम लोग सिजोंट भी कहते हैं। तो पहले प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस डिवाइड करते रहेगा और फिर न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स यानी कि प्लाज्मोडियम का बच्चा, मीरोजोइट्स। और
सिजोंट वॉल, सिजोंट का जो वॉल है वो रप्चर होगा, सारा मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएगा, यही आगे चल करके बन जाएगा प्लाज्मोडियम। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट गया, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। याद रखना है प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से होता है मलेरिया, इसी की वजह से। तो इसमें क्या प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, मल्टीपल यानी कि दो से ज्यादा, फिजन का मतलब टूट गया। अच्छा, जो प्लाज्मोडियम डिवाइड करने वाला है उसको हम लोग कहते हैं सिजोंट, और जो नया प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग कहते हैं मीरोजोइट्स। क्लियर है? अगला है अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है। वैसे तो अमीबा बाइनरी फिजन करेगा, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, खाना अवेलेबल ना हो, इन्वायरमेंट सही नहीं हो, तो अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट। फिर ऊपर वाला सिस्ट जो है टूट जाता है और सारा छोटा छोटा अमीबा रिलीज हो जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा फिर ये जो छोटा छोटा डॉटर अमीबा है ये ग्रो होने लगेगा। तो अमीबा मल्टीपल फिजन कब करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन अमीबा के अनुकूल ना हो तो अमीबा कैसा फिजन करेगा? मल्टीपल फिजन। अगला है बडिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा वगैरह में क्या देखने को मिलता है कि पहले एक बार जब हाइड्रा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो पहले छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा पे, जो पूरी तरीके से मैच्योर कर हो गया है, इसको कहते हैं बर्ड। स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो ऑन पेरेंट बॉडी, इट इज कॉल्ड बर्ड। अब ये बर्ड पेरेंट्स बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते रहता है। एक बार जब ये बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये अब पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफाइन करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एन a small bulb like structure grow on parent body. This bird absorb nutrients from parent's body, and when the bird get fully developed it detach from parent's body and become a new organism. Simple, इसी को कहते हैं बडिंग। तो इन दिस टाइप अ सेकेंडरी आउटग्रोथ, ये जो बर्ड है इसको हम लोग सेकेंडरी आउटग्रोथ भी कहते हैं, डेवलप्स into a bird which then after some time separates and develops into new organism. अब कौन कौन ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा, ईस्ट। ईस्ट एक तरह का फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। इसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में भी किया जाता है, बेवरेज इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अब ईस्ट भी बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ईस्ट डेवलप अ चेन ऑफ बर्ड्स। एक बर्ड डेवलप हुआ नहीं कि दूसरा, उसमें से दूसरा बर्ड निकल गया, दूसरा डेवलप हुआ नहीं कि उसमें से तीसरा बर्ड डेवलप हुआ। तो ईस्ट डेवलप अ चेन ऑफ बर्ड्स। ईस्ट में बर्ड का एक चेन डेवलप हो जाता है, लेकिन हाइड्रा में एक बार में एक बर्ड। इन हाइड्रा वन बर्ड डेवलप्स एट वन टाइम, बट इन ईस्ट डेवलप अ चेन ऑफ बर्ड्स। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ लोग इंतजार में होंगे कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाइए, इसी के लिए तो आए ही हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब हम जानते हैं कि ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि एक नए बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है, मेल और फीमेल। गैमिट का फ्यूजन भी होता है, मेल गैमिट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमिट को हम लोग कहते हैं एग। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म पे या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो बाइसेक्सुअल है? बिल्कुल, अर्थवर्म। अर्थवर्म एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही अर्थवर्म पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन ह्यूमन में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्या ह्यूमन बाय बर्थ रिप्रोडक्शन के कैपेबल है? बिल्कुल नहीं। क्या ह्यूमन जस्ट आफ्टर बर्थ इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन? तो बिल्कुल नहीं। एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर फेज होता है जिसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप होता है, गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो पर्टिकुलर फेज होता है उसको कहते हैं प्यूबर्टी। अब मेल में प्यूबर्टी 10 से
14 साल के बीच में होता है, और सॉरी फीमेल में 10 to 14 ईयर्स के बीच में, और मेल में 12 to 16 ईयर्स। ये वो एज ग्रुप, ये वो एज है 10 से 14 साल, 12 से 16 साल, जिसमें सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप होता है। सेक्स ऑर्गन डेवलप्स, gamete formation starts, and person become capable of reproduction, because in human the organism is not capable of reproduction by birth। जन्म के ठीक बाद ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो 10 से 16 साल के बीच में इसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, फेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं। प्यूबर्टी इज अ फेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, जो फीमेल में 10 से 14 साल और मेल में 12 से 16 साल। तो ह्यूमन इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या? जिसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है, विच यूजुअली हैपेंस बिटवीन 10 to 14 फॉर गर्ल्स एंड 12 to 16 फॉर बॉयज। अब जब एक ह्यूमन प्यूबर्टी फेज में व्हेन अ ह्यूमन अटेंड प्यूबर्टी, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन सारे चेंजेस को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। चेंजेस और कैरेक्टर दैट डेवलप्स इन ह्यूमन ड्यू टू हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन, जैसे ही एक बच्चा जैसे ही प्यूबर्टी में एंटर करता है, व्हेन आई एंटर इन द फेज ऑफ प्यूबर्टी, तो बॉडी के अंदर बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होता है, और इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड दैट ऑल चेंजेस ड्यू टू हार्मोन्स इन द फेज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है वोल्फियन डक्ट से। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक डक्ट डेवलप होता है जिसको कहते हैं वोल्फियन डक्ट, जो आगे चल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। और फीमेल में मुलेरिन डक्ट आगे चल करके बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको ये बेसिक बात क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला तो ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, ह्यूमन बाय बर्थ इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आफ्टर कब ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन? तो आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के अंदर ड्यू टू हार्मोन बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन सारे चेंजेस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स, एंड ड्यू टू ऑल दिस पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो वो क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? तो अगर स्पेसिफिक मेल का बात करें तो फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैक, है ना, दाढ़ी और मूछ। एडम्स एप्पल, लैरिंग्स का प्रोट्यूड कर जाना, प्रोट्यूजन ऑफ लैरिंग्स, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। क्लियर है? बॉडी हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर का डेवलप हो जाना। मस्कुलर मास, बॉडी जो है वो मस्कुलर हो जाता है, बॉडी में मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। वॉइस चेंजेस, पिच जो है आवाज का वो लो हो जाता है। वॉइस का पिच क्या हो जाता है? लो। वॉइस पिच लो हो जाता है, आवाज थोड़ा सा क्रैकी हो जाता है, तो पिच ऑफ वॉइस बिकम्स लो। सो दीज ऑल आर द स्पेसिफिक चेंजेस दैट इज सीन ओनली इन मेल। अब वो स्पेसिफिक चेंजेस जो सिर्फ फीमेल में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। वाइडर हिप्स, कमर के नीचे का पार्ट ब्रॉड हो जाता है। और मेल में कमर के ऊपर का पार्ट, मेल में ब्रॉड शोल्डर और फीमेल में ब्रॉडर हिप्स। बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल का फैटी डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल के बॉडी में फैट थोड़ा ज्यादा जमा हो जाता है। और मेल का बॉडी मस्कुलर डेवलपमेंट, ये थोड़ा चेंजेज होता है। फीमेल का फैटी डेवलपमेंट, बॉडी थोड़ा सा फैटी हो जाता है, और मेल में मस्कुलर डेवलपमेंट, बॉडी थोड़ा मस्कुलर हो जाता है। अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और वॉइस पिच, वॉइस का पिच बढ़ जाता है, तो आवाज पतला हो जाता है, श्रीलर वॉइस। तो फीमेल में पिच बढ़ जाएगा, श्रीलर वॉइस, और मेल में पिच लो हो जाएगा, क्रैकी वॉइस। अब वो कौन कौन सा चेंजेस है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है? तो हेयर ग्रोथ, जैसे कि आर्मपिट हेयर, प्यूबिक हेयर, ये वो चेंजेस है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। स्केलेटल चेंजेस, स्किन चेंजेस, स्किन बिकम्स ऑयली, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर पिंपल्स, एक्ने, ये सब कॉमन हो जाता है, क्योंकि इस फेज में स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ जाता है। हम जानते हैं हमारे स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है? स्वेट। और सीबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सीबम, वैक्स लाइक सब्सटेंस, जो स्किन को मॉइस्ट रखता है। तो प्यूबर्टी फेज में आने के बाद स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिससे स्किन जो है वो ऑयली होने लगता है, और इसकी वजह से स्किन के ऊपर पिंपल्स, एक्ने, ये सब बढ़ जाता है।
एक्ने वगैरह, स्वेट ग्लैंड का डेवलपमेंट यानी कि स्वेट ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये वो चेंजेज है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, ये स्पेसिफिक टू मेल, और दीज आर द चेंजेस, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट इज स्पेसिफिक टू फीमेल, जिसको हम लोग एडोलसेंस चैप्टर जो हमारा अगला होगा उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई ह्यूमन में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। सबसे मेन चीज तो यही है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, चाहे हम लोग किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ह्यूमन का या फिर प्लांट का, तो इसको हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। आपके बुक में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, मेल गैमिट कैसे बनता है, फीमेल गैमिट कैसे बनता है, मेल गैमिट का स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल गैमिट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब किस में आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलता कैसे है, और फिर आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे फीटस बनता है, कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ये सब होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 अलग अलग फेज में डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी हम लोग 3 अलग अलग फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज होने वाला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर है? सिस्टम के ऊपर कह रहे हैं बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, है ना, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम। चलिए, तो एक एक करके हम लोग जो मेन ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेस्टिस, 2 ओवल शेप का पेयर्ड स्ट्रक्चर है, टेस्टिस कहते हैं हम लोग इसको। इट इज लोकेटेड आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। अब सवाल है, जब सारा ऑर्गन बॉडी के अंदर फिट हो गया तो क्या इसके लिए जगह नहीं था? बिल्कुल जगह था, बट टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्म, और स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में ना होकर के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है, और इस बैग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे बनता है स्पर्म। टेस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी, बस यही 2 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा ये जितना भी ऑर्गन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कितना होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है उसको कहते हैं स्क्रोटम। क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्यों इसको 2 से 2.5 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से? बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाने के लिए इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। टेस्टिस का काम क्या? 2 काम इंपॉर्टेंट, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और इसी के वजह से हमको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है मेल के अंदर, फिर चाहे वो एग्रेसिवनेस हो, फिर चाहे वो फेशियल हेयर हो, ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस का कितना काम? 2 काम। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, पहला काम, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। मेल गैमिट, अभी हम लोग बात किए थे गैमिट, हैप्लॉइड सेल दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, यही टेस्टिस है जो सेल प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमिट को कहते हैं स्पर्म। और दूसरा, यहीं से मेल और सेक्स हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला अगर हम लोग ऑर्गन बात करें टेस्टिस के बाद, अगला ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्वाइल्ड ट्यूब है। यहाँ तो आप ऐसा नहीं बना हुआ, बट ये क्वाइल्ड ट्यूब होता है, तकरीबन 6 मीटर लंबा, ये क्वाइल्ड ट्यूब होता है टेस्टिस के बाद। इस क्वाइल्ड ट्यूब को कहते हैं इपिडिडाइमिस, है ना। यहीं पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। जब स्पर्म टेस्टिस में बनता है तो फिर वो पहुंचता है इस क्वाइल्ड ट्यूब में।
इस क्वाइल ट्यूब को कहते हैं इपीडिडाइमिस, और यहीं पे स्पर्म का क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन, स्पर्म यहीं पे डेवलप होता है। कितना मीटर लंबा है, अप्रॉक्स 6 मीटर लंबा क्वाइल ट्यूब। यहाँ तो प्लेन ऐसे दिख रहा है बट ये क्वाइल ट्यूब होता है, ऐसे क्वाइल के फॉर्म में। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है एक ट्यूब, यही फिर ट्यूब बना लेगा और उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है वास डिफरेंस। ये वाला जो ट्यूब है ये क्या है, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस का काम क्या है, ये स्पर्म को लेकर के जाता है कहां, एब्डोमिनल कैविटी में। ये स्पर्म को कहां लेकर के जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। यही वास डिफरेंस, क्योंकि ये टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तो यही जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म को कहां लेकर जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। अब आप यहां देख रहे होंगे कि जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है तो यहां पे एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ये सेमाइनल फ्लूइड रिलीज कर देता है इसमें। यहां भी देख रहे होंगे, यहां से भी वास डिफरेंस गया है तो यहां भी एक सेमाइनल वेसिकल ये दिख रहा है, ये रिलीज कर देता है। तो इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, और यही फिर आगे चल करके ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। तो समझो, टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म आया इपीडिडाइमिस में, टेस्टिस में बनने के बाद कहां आया, इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस के बाद स्पर्म कहां पहुंचा, वास डिफरेंस में। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, वास डिफरेंस में पहुंचा, और वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल फ्लूइड रिलीज किया, और अब जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। टेस्टिस, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस और फिर इजैकुलेटरी डक्ट। टेस्टिस, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस और फिर इजैकुलेटरी डक्ट। तो जैसे ही सेमाइनल वेसिकल के बाद यहां के बाद अब ये वाला पार्ट क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। यहां तक क्या था, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद अब ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। यहां के बाद ये वाला पार्ट क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में आया? तो इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड बिकम इजैकुलेटरी डक्ट। अब अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अगला पार्ट क्या है, सेमाइनल वेसिकल। अब सवाल है कि ये सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है। तो सेमाइनल वेसिकल आप देख सकते हैं दो है। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करता है ना, रिलीज करता है सेमाइनल फ्लूइड। ये स्पर्म के अंदर क्या रिलीज कर देता है, सेमाइनल फ्लूइड। अब सेमाइनल फ्लूइड के अंदर, सेमाइनल फ्लूइड क्या है, सेमाइनल फ्लूइड एक तरह का ट्रांसपेरेंट अल्कलाइन जेली लाइक फ्लूइड है। ट्रांसपेरेंट होता है, एल्कलाइन यानी कि इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, एंड इट इज जेली लाइक, जेली जैसा एक फ्लूइड है। अच्छा, इस फ्लूइड के अंदर होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन एंड सेवरल प्रोटीन। फ्रक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और बहुत सारा प्रोटीन होता है। और ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। यहाँ से जो स्पर्म गया है उस स्पर्म को आगे खाना पीना और आगे जब फीमेल बॉडी में उसको मूव करते हुए एग तक जाना है तो उसके लिए उसके पास एनर्जी होना चाहिए। अब एनर्जी किससे आएगा, एनर्जी के लिए कुछ सब्सटेंस चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो यही वो फ्रक्टोज, यही वो कार्बोहाइड्रेट है जो स्पर्म को प्रोवाइड करता है एनर्जी। जैसे हम लोग को एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है, वैसे ही स्पर्म को आगे जाने के लिए एनर्जी किससे मिलेगा, स्पर्म को एनर्जी मिलेगा फ्रक्टोज से। और फ्रक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमाइनल फ्लूइड में। और सेमाइनल फ्लूइड कौन रिलीज करता है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल फ्लूइड होता कैसा है, ट्रांसपेरेंट अल्कलाइन जेली लाइक फ्लूइड। और फ्रक्टोज किसके तरह काम करता है, फ्यूल के तरह काम करता है, जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी आगे मूव करने के लिए। क्योंकि स्पर्म को मूव करते हुए यूट्रस वगैरह होते हुए कहां तक जाना है, एग तक जाना है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये तो सेमाइनल वेसिकल था। सेमाइनल वेसिकल के बाद अगला ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक ही होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, अनपेयर्ड है, ये एक ही होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी रिलीज करता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये भी स्पर्म के अंदर क्या रिलीज करता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अब ये क्यों प्रोस्टैटिक फ्लूइड रिलीज करता है स्पर्म के अंदर, तो देखो क्या है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड पहले होता क्या है, तो इट रिलीज प्रोस्टैटिक फ्लूइड विच इज अल्कलाइन, मिल्की, थिक एंड जेली लाइक। प्रोस्टैटिक फ्लूइड कैसा होता है, मिल्की, व्हाइटिश होता है ये, और ये भी अल्कलाइन और जेली लाइक। अब ये क्या कर देता है ना, ये स्पर्म को कोगुलेट कर देता है। क्योंकि क्या होगा, सोचो स्पर्म है और स्पर्म को मिला फ्रक्टोज, जो कि कहां से मिला, सेमाइनल फ्लूइड से मिला। सेमाइनल वेसिकल जो सेमाइनल फ्लूइड रिलीज किया था उसी में था फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज जैसे ही स्पर्म को मिलेगा, स्पर्म तुरंत यूज करने लगेगा और सारा खत्म कर देगा।
स्पर्म के पास इतना दिमाग थोड़ी है कि भाई अभी यूज नहीं करना है। तो ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो रिलीज हुआ है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड रिलीज किया है, जो कि मिल्की एल्कलाइन जेली लाइक है, ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड स्पर्म को कुछ टाइम के लिए कोगुलेट कर देगा, कुछ टाइम के लिए जमा देगा, ताकि स्पर्म का मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, स्पर्म मूव ना कर पाए, और मूव नहीं करेगा तो वो फ्रक्टोज का यूज नहीं करेगा और इससे एनर्जी बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही फीमेल बॉडी में जैसे ही फीमेल बॉडी में जाएगा तो वापस से ये जो कोगुलेटेड स्पर्म है ये वापस से लिक्विडिफाई हो जाएगा एंड स्पर्म बिकम फ्री टू मूव। अब स्पर्म मूव करना फ्री हो जाएगा। कब? आफ्टर एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी, आफ्टर एंटरिंग इनटू द यूट्रस सर्विक्स। क्लियर है? तो इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ सीमेन। ये सीमेन को क्या करता है? कोगुलेट। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्पर्म सीमेन, अरे ज्यादा अंतर नहीं है। स्पर्म, इसमें मिल गया सेमाइनल फ्लूइड, स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड, यही बन गया सीमेन। बस यही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमेन? तो स्पर्म आर द मेल गैमेट और सीमेन क्या है? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड बन गया सीमेन। यहां से आया स्पर्म, फिर यहां मिला सेमाइनल फ्लूइड, यहां मिल गया प्रोस्टैटिक फ्लूइड, अब वो बन गया सीमेन। तो इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ सीमेन, सो मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज रिड्यूस्ड, ताकि स्पर्म ज्यादा मोबाइल यानी कि मूव ना कर पाए, एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस तरीके से एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लेकिन जैसे ही फीमेल बॉडी में जाता है तो वापस से सीमेन लिक्विडिफाई हो जाता है एंड स्पर्म बिकम फ्री टू मूव। क्लियर है? तो यह है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। इसके बाद जो अगला ग्लैंड दिख रहा है इसको कहता है कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये कॉपर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो ये कॉपर्स ग्लैंड भी रिलीज करता है जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, जो क्या करता है? इस यूरेथ्रा का जो एसिडिटी है, क्योंकि इसी यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से यूरिन भी बाहर आता है, यूरिन एसिडिक है तो ये भी यहीं से बाहर आता है और सीमेन भी यहीं से बाहर आएगा। तो यूरिन के बाहर आने की वजह से ये जो रास्ता है ये एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिटी को खत्म करता है कौन? ये जेली लाइक फ्लूइड, जो कि कौन रिलीज करता है? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड रिलीज कर देता है जेली लाइक फ्लूइड, जो कि यूरेथ्रल पैसेज का जो एसिडिटी है यूरिन के वजह से उसको खत्म कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि जब सीमेन मूव करे तो स्पर्म का डेथ ना हो। डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के वक्त ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। कौन? कॉपर्स ग्लैंड, जो रिलीज किया है जेली लाइक फ्लूइड वो। अब इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या है? यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब दिख रहा है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज। इसी के थ्रू यूरिन भी बाहर आता है और इसी के थ्रू सीमेन भी बाहर आता है। तो ये जो था ये तो वास्ट डिफरेंस था, और वास्ट डिफरेंस के बाद ये क्या बन गया था? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हुआ? ये ओपन हुआ यूरेथ्रा में। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू अ ट्यूब दैट सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हुआ ट्यूब में, और इस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर आएगा और सीमेन भी बाहर आएगा। तो अब स्पर्म का रास्ता बताओ। स्पर्म का रास्ता टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, बाहर। ये है स्पर्म का रास्ता। चलिए, तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके बाद पेनिस। इस यूरेथ्रा के ऊपर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी कहते हैं। ये है पेनिस। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इरेक्टाइल होता है, यानी कि इरेक्ट हो जाता है टाइम आने पर, एंड इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि यही एंटर करता है वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर। अगला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या? गैमिट जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना। गैमेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमिट बनने के प्रोसेस को ही कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल स्पर्म बनेगा, और मेल स्पर्म क्या है? स्पर्म, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कहां होगा? टेस्टिस में। तो देखो, टेस्टिस के अंदर अलग अलग लोब होता है। ये जो अलग अलग दिख रहा है ना, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 3 से 4 होता है हर लोब्यूल्स के अंदर। तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर अलग अलग ट्रायंगुलर लोब, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स,
और हर लोब के अंदर 3 से 4 ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस ट्यूब को अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो इस ट्यूब के ये मार्जिन पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ जो सेल होता है, ये वाला जो मार्जिन पे ये जो सेल है, इसको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर इसी को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ जो सेल होता है, ये जो जितना भी सेल है ना, ये सारा सेल कैसा है, जर्मिनल एपिथेलियम। यही जर्मिनल एपिथेलियम सेल मियोटिक डिवीजन करता है और बनाता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड यानी कि ऐसा सर्कुलर, और यही फिर आगे चल करके इसका शेप बदल जाता है और यही बन जाता है स्पर्म। तो यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स हेयर, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जर्मिनल एपिथेलियम का सेल मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है, स्पर्म। फिर इसके अंदर होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये क्या करेगा, ये स्पर्म का नरिशमेंट करता है, स्पर्म का नरिशमेंट करेगा। और ये बाहर में जो लीडिंग सेल दिख रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर ये जो लीडिंग सेल दिख रहा है, यही लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो क्लियर समझ में आया तीनों काम। जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ये कौन सा है, जर्मिनल एपिथेलियम, जहां का सेल मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म बनाता है। इसके अंदर सर्टोली सेल, सर्टोली सेल स्पर्म का नरिशमेंट करेगा, जो स्पर्म नया नया बना है, और उसके बाहर ये लीडिंग सेल यही बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, और इस तरीके से स्पर्म बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देख लो, टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो इनर लेयर है उसको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जिसके अंदर जो सेल होता है उस सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। और यही स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है मियोटिकली, मियोटिक डिवीजन करता है एंड प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स, ऐसे सर्कुलर, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स 4 फिर इसी का शेप बदलता है और फिर यही बन जाता है स्पर्म, यही बन जाता है स्पर्म। स्पर्मेटिड्स इज सर्कुलर, सो इट चेंजेस इट्स शेप टू लॉन्गिट्यूडनल स्पर्मेटोजोन, जिसको हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ओवरऑल स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, तो ये था स्पर्म बनने का प्रोसेस। अब सवाल है स्पर्म होता कैसा है, तो ये है एक टिपिकल स्पर्म। स्पर्म का 3 पार्ट होता है, हेड, हेड के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोजोम का नंबर आधा होगा इन कंपैरिजन टू सोमैटिक सेल। अब ह्यूमन का है तो ह्यूमन के सोमैटिक सेल में कितना क्रोमोजोम होता है, 46, तो इसमें कितना क्रोमोजोम होगा, 23 क्रोमोजोम। हेड के सबसे टर्मिनल पार्ट पे एक ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एक्रोजोम, और इस एक्रोजोम के अंदर भरा होता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि वो एंजाइम जो तोड़ेगा मेम्ब्रेन को, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज। तो इसके अंदर भरा होता है लाइटिक एंजाइम। अब है मिडिल पीस, मिडिल पीस के अंदर आपको स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, तो मिडिल पीस को हम लोग एनर्जी चैम्बर भी कहते हैं। यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज सेमाइनल फ्लूइड में था उसके हेल्प से यहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो स्पर्म का होता है वो होता है टेल, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यह स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये है स्पर्म का 3 पार्ट, हेड, हेड के अंदर न्यूक्लियस, टर्मिनल पार्ट पे एक्रोजोम, एक्रोजोम के अंदर भरा होता है लाइटिंग एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, मिडिल पीस एनर्जी चैम्बर जिसके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और यही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी चैम्बर। और उसके बाद टेल, स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। समझ में आया? आगे अगर हम लोग बात करें तो वही है हेड, इट कंटेन्स कैप कॉल्ड एक्रोजोम विच इज फिल्ड विथ लाइटिंग एंजाइम, जिसमें क्या भरा होता है, लाइटिक एंजाइम। मिडिल पीस सराउंडेड बाय स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया दैट एक्ट एज ए एनर्जी चैम्बर, और टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, मेल गैमिट कैसे बनता है ये क्लियर हो गया, और मेल गैमिट कैसा होता है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसका भी अलग अलग पार्ट होता है। जो मेन पार्ट है वो है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका काम क्या है, एग बनाना और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओवरी से। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ओवरी। ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेटरल साइड में, फीमेल में। तो इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। और इसका काम क्या होता है, यहीं पे बनता है एग, इट प्रोड्यूसेस एग, और साथ में हार्मोन्स भी। कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन prepare the body for the possible pregnancy and progesterone maintains pregnancy। एस्ट्रोजन बॉडी को प्रिपेयर करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी की वजह से, इसकी वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी होता है। तो ये है ओवरी। दो काम क्लियर होगा, एग प्रोडक्शन और साथ में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला है फेलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो ट्यूब दिख रहा है इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस से, मदर रोम, यहीं पे बच्चा पलेगा। तो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस से कौन, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, जो एग प्रोड्यूस होगा, ओवरी से जो एग निकलेगा, ये इसको फेलोपियन ट्यूब इसको कलेक्ट करेगा और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म जो है वो इसी वेजाइना के थ्रू मूव करते हुए सर्विक्स के थ्रू आएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, और फिर यहीं पे स्पर्म और एग दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। यही वो जगह है फेलोपियन ट्यूब, यहीं पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। इट कलेक्ट द एग। तो फेलोपियन ट्यूब का क्या काम, दो काम। पहला इट कलेक्ट द एग, और दूसरा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया, आई होप आ रहा होगा। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं, यूट्रस। ये जो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, उल्टा नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर, मस्कुलर होता है, ये मसल्स का बना होता है। तो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, बैग जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं यूट्रस। और यहीं पे फीटस का डेवलपमेंट होता है, फीटस का गेस्टेशन पीरियड यहीं पे सर्व होता है। जो बच्चा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं पे होता है, यहीं पे पूरा डेवलपमेंट होता है। हम सब यहीं 9 महीना बिता करके आए हैं। अगला है सर्विक्स एंड वेजाइना। ये सर्विक्स और वेजाइना, इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसी के थ्रू स्पर्म एंटर भी करता है, और एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो इसी के थ्रू बाहर भी आता है, उल्टा आता है, इसी के थ्रू बाहर भी आता है। इसीलिए सर्विक्स प्लस वेजाइना को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं बर्थ कैनाल। तो क्लियर हुआ, ये है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहीं से प्रोड्यूस होगा एग, और दूसरा यहीं प्रोड्यूस होगा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फेलोपियन ट्यूब एग को कलेक्ट करेगा, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, यूट्रस, यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा, सर्विक्स प्लस वेजाइना, बर्थ कैनल, यहीं से फीटस बाहर आएगा और यहीं से स्पर्म एंटर किया था। आगे हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड। फीमेल में एक और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है डेवलप्ड होता है, मेल में भी होता है मेमोरी ग्लैंड, बट मेल में डेवलप्ड नहीं होता है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है। मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और मिल्क से क्या होता है, छोटे बच्चे का नरिशमेंट होता है। इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई लंग्स में भी होता है, लेकिन वहां पे उसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ब्रेस्ट के अंदर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाई होता है, उस एल्वियोलाई का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। दैट सीक्रेट न्यूट्रिटिव फ्लूइड कॉल्ड मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, छोटे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और जिन ऑर्गेनिज्म में भी मेमोरी ग्लैंड होता है, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं मैमल्स। फिर चाहे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ, बफेलो, ये सब क्या है, मैमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है। अब मेल में मेमोरी ग्लैंड होता तो है बट डेवलप्ड नहीं होता है, और फीमेल में डेवलप्ड होता है और साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी करता है। क्लियर है। अब सवाल है एग बनता कैसे है। तो फीमेल में ना थोड़ा सा एग बनने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का। देखो फीमेल में क्या होता है ना, कि जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ है, जब वो उसका व्हेन द फीमेल इज इन द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, मतलब जब फीमेल मदर फीटस के अंदर है, तभी उस फीमेल के ओवरी में जितना एग बनना है वो बन चुका होगा। बट वो सारा एग कौन से फॉर्म में रहेगा, अनडेवलप्ड फॉर्म में रहेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समझ में आया। यानी कि एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी एग प्रोड्यूस करेगी, वो सारा एग तभी उसमें बन चुका है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, जब वो
माँ के पेट के अंदर ही थी, तभी सारा एग बन चुका था, लेकिन वो सारा एग कौन से फॉर्म में था? अनडेवलप्ड फॉर्म में था। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो गोनिया प्रेजेंट इन ओवरी, ओवरी के अंदर जो एग प्रोड्यूसिंग सेल होता है उसको कहते हैं वो गोनिया, प्रेजेंट इन ओवरी, ग्रोज इन साइज एंड फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट। वो गोनिया का साइज बढ़ता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर, और यही बन जाता है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो करता है, प्राइमरी ओसाइट मियोटिकली डिवाइड टू फॉर्म इमेच्योर एग, लेकिन बीच में ही फंस जाता है और रह जाता है इमेच्योर एग में। अब क्या हुआ? फीमेल का बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद जब व्हेन द फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, उसके बाद हर महीना एक एग मैच्योर होगा और दोनों में से एक ओवरी हर महीना एक एग रिलीज करेगा अल्टरनेटिवली। समझ में आया? नो मोर एग इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद एक फीमेल का बर्थ हो गया, उसके बाद अब उसके ओवरी में कोई नया एग नहीं बनेगा। जो भी एग बनना था वो सारा एग बन चुका है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही जो भी एग बनना था वो बन चुका है। जन्म के बाद कोई नया एग नहीं बनेगा, लेकिन वो जो एग बन चुका है वो सारा एग कैसा है? इमेच्योर एग है, अनडेवलप्ड एग है ना, जो जिसका अभी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। और प्यूबर्टी के वक्त कितना बच जाता है? हर ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार एग होता है, और एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में 400 से 500 के बीच में ही एग रिलीज करती है, तो ये भी बहुत ज्यादा ही है। At the arrival of puberty, one egg is released from each ovary alternatively every month. हर महीना दोनों में से एक ओवरी रिलीज करता है एग। तो मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस आई होप क्लियर हो गया होगा। मेल में प्यूबर्टी अटेंड हुआ, उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस में, गैमेट बनने लगा, स्पर्म बनना शुरू हो गया। कब तक बनते रहेगा? टिल डेथ, जब तक डेथ ना हो जाए तब तक स्पर्म बनते रहेगा। शुरू कब हुआ? एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में एग प्रोडक्शन कब शुरू हो गया? बिफोर बर्थ, अभी उस फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ है, तभी जो एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। जितना एग बनना था वो सब बन चुका बिफोर बर्थ। जन्म हुआ, अब प्यूबर्टी अटेंड हुआ, प्यूबर्टी के बाद अब हर महीना एक एग मैच्योर होगा और रिलीज होगा, एक एग मैच्योर होगा रिलीज होगा अल्टरनेटिवली, एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से, अगली बार फिर इस ओवरी से, हर महीना एक एग रिलीज होगा अल्टरनेटिवली। ये अंतर है बस। अब सवाल है फीमेल एग होता कैसा है? तो ये है फीमेल एग। फीमेल एग के अंदर जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल वेसिकल, फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। विटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर होता है जोना पेलुसिडा, ये वाला जो दिख रहा है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के अंदर बहुत सारा सेल का एक लेयर होता है फॉलिकुलर सेल, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल का बना हुआ है, फिर इसके नीचे जोना पेलुसिडा, इसके नीचे विटलाइन मेंबर, और इसके नीचे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस, इसको कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। और ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड, यानी इसमें भी क्रोमोजोम नंबर कितना होगा? 23, क्योंकि बात कर रहे हैं ह्यूमन का, ह्यूमन के हर सेल में 46 क्रोमोजोम होता है। तो ये है फीमेल गैमेट। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिए। मेल गैमेट कैसे बनता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिए, फीमेल गैमेट कैसे बनता है यानी कि वो जेनेसिस भी पढ़ लिए। मेल गैमेट का स्ट्रक्चर यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर, और फीमेल गैमेट यानी कि एग का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए। यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वो जिसका था इंतजार, और वो है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इससे बनता है एक सेल जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब सवाल है ये होता कैसे है, थोड़ा ये भी बता दिया जाए। तो देखिए, इंटरकोर्स के वक्त, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के वक्त सीमेन जो है वो फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। सीमेन जो कि कोगुलेटेड फॉर्म में था, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के वजह से ये लिक्विडिफाई हुआ, स्पर्म बिकम फ्री टू मूव, स्पर्म मूव करना शुरू किया। क्लियर है? और स्पर्म पहुंचा एग के पास। तो एक एक स्टेप से समझते हैं। सबसे पहला, स्पर्म बाइंड्स विद जोना पेलुसिडा। स्पर्म जो है वो आया और एग का जो मेम्ब्रेन था जोना पेलुसिडा, उससे जाकर के बाइंड हो गया, अटैच हो गया। अब याद करो, स्पर्म के हेड पे क्या होता है? एक्रोजोम, जिसके अंदर क्या भरा होता है? लाइटिक एंजाइम। एक्रोजोम ब्रस्ट करेगा, लाइटिक एंजाइम रिलीज होगा। कंटेंट ऑफ एक्रोजोम आर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, लाइटिक एंजाइम रिलीज होगा, और लाइटिक एंजाइम की वजह से जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है उसमें आएगा दरार, जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन टूटेगा, है ना।
एक्रोसोम्स रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन इसको कहते हैं। जोना पेलुसिडा टूटा और जैसे ही जोना पेलुसिडा टूटा तो जोना पेलुसिडा के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। अब कोई और अगर स्पर्म आ गया तो अब जोना पेलुसिडा में कुछ भी नहीं होगा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के वजह से जैसे ही पहला स्पर्म अटैच हुआ, जैसे ही एक्रोसोम ब्रस्ट हुआ, लाइटिक एंजाइम रिलीज हुआ, तो दो काम होगा। पहला तो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन में क्रैक डेवलप होगा और दूसरा जोना पेलुसिडा में डेवलप होगा एक स्ट्रक्चरल चेंज, और ये वो स्ट्रक्चरल चेंज है जो अब बाकी स्पर्म को फ्यूज होने नहीं देगा। तो अब तीसरा स्टेप, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये रिलीज होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द हेल्प ऑफ स्पर्म जोना पेलुसिडा एंड इनेबल बाइंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म एंटर किया, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर जाता है। याद रखना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पूरा का पूरा स्पर्म एग के अंदर चला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कंप्लीट स्पर्म इज engulfed by egg and that is why it is also called phagocytosis of sperm। पूरा का पूरा स्पर्म एग के अंदर चला जाता है। स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करता है, एंटर्स इन द एग साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन समझ में आया? तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, कॉपुलेशन के वक्त स्पर्म रिलीज हुआ, सीमेन जो कि कोगुलेटेड फॉर्म में था लिक्विडिफाई हुआ, स्पर्म बिकम फ्री टू मूव। स्पर्म मूव करते करते पहुंचा एग के पास। जो सबसे पहला स्पर्म एग के पास पहुंचा वो सीधे जोना पेलुसिडा से टकराया, जोना पेलुसिडा से बाइंड हुआ, जो एक्रोजोम था वो ब्रस्ट किया, लाइटिक एंजाइम रिलीज हुआ। इस लाइटिक एंजाइम की वजह से एक्रोजोम में क्रैक डेवलप हुआ। एक्रोजोम में जैसे ही क्रैक डेवलप हुआ तो एक्रोजोम का जो बाकी हिस्सा है उसमें आ गया स्ट्रक्चरल चेंज, ताकि अब और कोई स्पर्म एंटर ना कर पाए। ये पूरा का पूरा स्पर्म एग के अंदर चला गया, जोना पेलुसिडा वापस से अटैच हो गया, और फिर जो पूरा का पूरा स्पर्म अंदर आया था उस स्पर्म का एग और एग का, उस स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज किया। दोनों आपस में फ्यूज किया तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इससे बना जाइगोट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये दो तरीके से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि हो गया मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और कुछ फिशेस में, कुछ मछली में। लेकिन वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल भी एग बाहर रिलीज करती है, मेल भी स्पर्म बाहर रिलीज करता है, और बाहर में फ्यूजन होता है। इस तरह के फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी। क्लियर है? और ये कहाँ देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में, फिश में, इन्वर्टिब्रेट्स में, मतलब मोस्टली मछली में, एम्फीबियंस जैसे कि मेढक वगैरह हो गया, फ्रॉग वगैरह में, वहां पे फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। समझ में आया? तो दो तरीके का फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में कैसा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, मेल और फीमेल गैमेट आपस में कहाँ मिलता है, बॉडी के अंदर, और कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर। और फीमेल बॉडी में भी कहाँ, ह्यूमन का बात करें तो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आया? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब सवाल है, सर फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन रीस्टोर डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन जाइगोट। याद करो, स्पर्म के अंदर भी कितना क्रोमोसोम, 23, एग के अंदर भी कितना क्रोमोसोम, 23, दोनों मिला जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितना क्रोमोसोम, 46। तो प्लॉइडी रीस्टोर हो गया। ह्यूमन के हर सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट हैप्लॉइड होता है, और इससे और क्या हुआ, मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर आर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। स्पर्म पैटर्नल कैरेक्टर लेकर के आया, एग मैटरनल कैरेक्टर लेके आया, क्योंकि स्पर्म के अंदर जो डीएनए है वो पैटर्नल कैरेक्टर कैरी कर रहा है, और एग के अंदर जो डीएनए है वो मैटरनल कैरेक्टर कैरी कर रहा है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए फर्टिलाइजेशन इतना जरूरी है। अब सवाल है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब क्या, अब स्टार्ट होगा डेवलपमेंट। इसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब ये बन चुका है जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग। अब जाइगोट में होगा क्लीवेज फॉर्मेशन। नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसको कहते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन। रैपिड माइटोटिक डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। माइटोटिक डिवीजन, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर।
विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, साइट नहीं, विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। और इस सेल को कहते हैं ब्लास्टोमेयर। यहां जो ये सेल दिख रहा है, इन सारे सेल को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमेयर। मतलब सेल तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है बट ओवरऑल साइज ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस तरह के डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन। तो जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज फॉर्मेशन। फर्टिलाइज्ड एग को ही हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट में क्या स्टार्ट होगा? क्लीवेज फॉर्मेशन। और इस क्लीवेज फॉर्मेशन की वजह से नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहेगा। और यहाँ पे जो ये सब सारा सेल है इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमेयर। पहले मोरूला, मोरूला से और डिवाइड होकर के बनेगा ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर ग्लैस्ट्रुला, और डिवाइड होते होते फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो देखिए ये इस तरीके से डिवीजन होता रहेगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म यहाँ से एंटर किया, कुछ इधर गया, जो इधर गया उसका हुआ मोय मोय, जो इधर गया यहाँ पे था एग, एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद हुआ क्लीवेज फॉर्मेशन, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करते करते बना मोरूला, मोरूला डिवाइड करते करते, अच्छा जैसे जैसे डिवीजन होते रहता अब ये आगे बढ़ते रहेगा इधर, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के इनर लाइनिंग पे सीलिया प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको आगे धकेलते रहेगा। ये आएगा और यूट्रस के इनर वॉल में, अब ये जो है ये है ब्लास्टोसिस्ट, है ना। फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 7 दिन बाद ये यहाँ पहुँच जाता है। अब ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो यूट्रस के इनर वॉल में पूरी तरीके से धंस जाएगा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, मोरूला, मोरूला में और डिवाइड किया, बन गया ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला यूट्रस के इनर वॉल में पूरी तरीके से धंस जाएगा, और धंसने के बाद जो बना इसको हम लोग कहेंगे, धंसने के बाद इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन क्या हुआ? ये डिवाइड किया, करते 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 यहाँ पहुंचा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसी के बाद अब हम इसको बुलाएंगे इम्ब्रियो। एग, एग और स्पर्म फ्यूज किया, जाइगोट, जाइगोट डिवीजन हुआ, मोरूला, मोरूला से बना ब्लास्टुला, जो भी बना, फाइनली ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के इनर वॉल में पूरी तरीके से धंस गया, और अब जो ये है इसको हम लोग कहेंगे इम्ब्रियो। ऐसे बस नाम चेंज हो रहा है और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी। तो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्बेडेड इन द इनर वॉल ऑफ यूट्रस। इम्ब्रियो यूट्रस के इनर वॉल में पूरी तरीके से धंस गया, और इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। 7 से 8 दिन बाद स्टार्ट होता है, और 12 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 12 दिन बाद पूरी तरीके से धंस जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन तो हो गया, अब क्या? अब होगा डेवलपमेंट। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर बात करें क्या क्या डेवलपमेंट होगा, चौथा वीक में यानी कि 1 महीना बाद हार्ट बन जाएगा। सबसे पहला ऑर्गन बनता है हार्ट, याद रखिएगा, हार्ट बन जाएगा और हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला ऑर्गन बनता है हार्ट, और काम भी सबसे बाद में, सबसे बाद तक कौन करते रहता है? हार्ट। आर्म बर्ड बनने लगता है, लीवर, पेनक्रियाज धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। वीक 5 में क्या हुआ? एग, आइज बनना शुरू हुआ। ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्लियर है। उसी तरीके से धीरे धीरे वीक 16 से 26 वीक में ब्रेन डेवलप हो जाता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई बनने लगता है, 27 से 28 दिन के अंदर बॉडी के अंदर फैट बनने लगता है। ये सारा डेवलपमेंट है, धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट हो चुका है। अब जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बच्चे के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा को हम लोग फर्स्ट मदर भी कहते हैं। अभी तो इस बच्चा डिलीवरी हो चुका है, लेकिन जब बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो बच्चे के साथ ये, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं प्लासेंटा, फर्स्ट मदर। यही बच्चे का पूरा केयर करता है। बच्चे को खाना पीना देना हो यही देगा, बच्चे को दवा देना हो यही देगा, बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए यही देगा, बच्चे के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको यही बाहर निकालेगा। प्लासेंटा, इसीलिए इसको फर्स्ट मदर भी कहते हैं। तो प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा एक टेम्पररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। टेम्पररी इंडोक्राइन, टेम्पररी बनता है जब तक बच्चे का डेवलपमेंट होगा। बच्चा बाहर आएगा, प्लासेंटा भी बाहर आएगा, प्लासेंटा चले जाएगा कचरा में, बच्चा चला आएगा घर में। तो प्लासेंटा फर्स्ट मदर, टेम्पररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, टेम्पररी बनता है। इंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करते रहता है। अच्छा, ये प्लासेंटा को बनाता कौन है? तो ये जो छोटा सा बच्चा जब इम्ब्रियोनिक फॉर्म में था तो इम्ब्रियोनिक टिश्यू और मदर टिश्यू दोनों मिल करके बनाता है ये प्लासेंटा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क जैसा दिख रहा होगा। तो इट इज अ टेम्पररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय मैटरनल एंड इम्ब्रियोनिक टिश्यू।
माँ का और इम्ब्रियो का, यानी कि इस बच्चे का, दोनों का जो सेल है ये दोनों मिल करके ये स्ट्रक्चर बनाता है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू डेवलपिंग बेबी बाय अ ट्यूब कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो प्लासेंटा है ये इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे से कनेक्टेड होता है, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंचता है। प्लासेंटा के थ्रू, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। तो प्लासेंटा का क्या क्या काम है जल्दी से देखेंगे। प्लासेंटा का सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बच्चे तक किसके थ्रू पहुंचता है? प्लासेंटा के थ्रू। एक्सक्रीशन, बच्चे के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बच्चे से बाहर आता है, किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू। सिक्रीशन, ये बहुत सारा हार्मोन भी बनाता है जैसे कि HCG, प्रोजेस्टेरॉन, समझ में आया, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, जो यूट्रस के इनर वॉल को मेंटेन करके रखता है ताकि बच्चा अंदर में सर्वाइव कर सके। बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर, फीटस अगेंस्ट नॉक्सियस एजेंट, जो मदर के बॉडी में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो बच्चे तक ना पहुंच पाए। इसको कौन चेक करता है? प्लासेंटा। बैरियर का काम करता है कि भाई कुछ भी बच्चे तक नहीं जाने देंगे। भाई मदर है ना, फर्स्ट मदर कह रहे हैं इसको, तो बच्चे का पूरा केयर करता है। इम्यूनोलॉजिकल, बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनोलॉजिकल दवा, बच्चे को कोई बीमार ना हो, कुछ हो गया तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चे को। कौन? प्लासेंटा। एंड दैट इज व्हाई प्लासेंटा इज कॉल्ड फर्स्ट मदर। अब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तो अब क्या होगा? अब बच्चा जनरेट करेगा एक रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। जैसे ही बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होगा, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स की वजह से जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और इस ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चा और ज्यादा रिफ्लेक्स जनरेट करेगा। बच्चा और ज्यादा रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, यूट्रस का मसल उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और फाइनली बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। पहले बच्चा बाहर आता है, फिर उसके साथ साथ ये प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। प्लासेंटा कचरा के डब्बा में, बच्चा घर में। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन, जिसको हम लोग आमतौर पे डिलीवरी भी कहते हैं। पार्चुरेशन, एक्सपेलिंग ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस का बॉडी से बाहर आना आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। अच्छा, बच्चा का अंदर का जो डेवलपमेंट फेज होता है ना उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जब तक बच्चा मदर यूट्रस के अंदर होता है, मदर वोम के अंदर होता है। कितने दिन का होता है? 28 डेज इन ह्यूमन। इसको हम लोग लेबर भी कहते हैं। सिग्नल कौन जनरेट करता है? फीटस खुद से, बाय द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, और इस सिग्नल को क्या कहते हैं? फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। और इसके वजह से मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फीटस इज एक्सपेल्ड आउटसाइड, फीटस आ जाता है बाहर। यही है पार्चुरेशन, बच्चे का डेवलपमेंट हो गया। अब क्या हो वैसे कपल का जिनका बच्चा नहीं हो रहा हो, स्टेराइल कपल कहते हैं इनको, उनके लिए एक सॉल्यूशन है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड ART, assisted reproductive technology, where egg are retrieved from ovaries and fertilized with sperm in the laboratory. लेबोरेटरी के अंदर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये उन कपल के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनके लिए टेक्निक है, इसको कहते हैं IVF। कैसे होता है? 5 स्टेप में समझेंगे, है ना। सबसे पहला स्टेप होता है ओवरियन स्टिमुलेशन। फीमेल का जो ओवरी है उसको स्टिमुलेट किया जाता है हार्मोन के हेल्प से, जिससे ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन इंजेक्शन, जिसकी वजह से ओवरी प्रोड्यूस करता है बहुत सारा एग। ओवरी प्रोड्यूस मल्टीपल एग। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? एग रिट्राइवल, एग को कलेक्ट किया जाएगा ओवरी से यूजिंग अ नीडल अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। नीडल के थ्रू ओवरी से एग को कलेक्ट किया जाता है। फिर तीसरा, स्पर्म कलेक्टेड। स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा मेल पार्टनर यानी कि हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से, अगर मेल का स्पर्म हेल्दी नहीं है तो। स्पर्म कलेक्ट किया गया, फीमेल के ओवरी को स्टिमुलेट करके एग कलेक्ट किया गया। अब अगला चौथा स्टेप, अब अगला स्टेप क्या होता है? अब अगला स्टेप होता है 4, एम्ब्रियोनिक कल्चर। अब ये जो एग है और स्पर्म जिसको कलेक्ट किया गया उसको लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है। स्पर्म और एग आपस में मिलता है। फर्टिलाइज्ड एग आर मॉनिटर्ड फॉर फ्यू डेज। अब जब तक वो एग के अंदर डिवीजन होगा
एग जो है वो डिवाइड करता रहेगा, तब तक उसको मॉनिटर किया जाएगा। अब क्या, अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा। ये जब एक बार, अच्छा डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनता है, बच्चा तो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप करेगा। अब एक बार जाइगोट बन गया, जाइगोट डिवीजन स्टार्ट कर दिया, 1 से 2 4 5 सेल। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है किस में, मदर के यूट्रस में। अगर वो फीमेल सुटेबल है तो उसी के यूट्रस में, या फिर किसी और फीमेल के यूट्रस में, जिसको हम लोग सरोगेट मदर भी कहते हैं, उधार की माँ, उसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब 10 से 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट में कंफर्म हो गया कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट, बस सक्सेस। अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं, लेकिन बच्चा टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता है, बच्चा तो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। फिर चाहे वो अपनी माँ के यूट्रस में डेवलप हो, या फिर उधार की माँ, जिसको हम लोग सरोगेट मदर भी कहते हैं, और इसको हम लोग सरोगेशी भी कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आईवीएफ। अब अगर बात करें ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल, ओवीपेरस 2 तरह का एनिमल है। एक एनिमल जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा, तो वो एनिमल क्या ले प्रोड्यूस करेगा, एग। एनिमल दैट लेज एग, जहां पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी, जहां पे डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा, ऐसे एनिमल को कहते हैं ओवीपेरस एनिमल, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट। वीवीपेरस एनिमल, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा, तो ऐसा एनिमल क्या प्रोड्यूस करेगा, एनिमल गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, यंग वंस छोटा बच्चा को प्रोड्यूस करेगा, ये बर्थ देगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वीवीपेरस एनिमल, एनिमल दैट प्रोड्यूस यंग वंस, जैसे कि हो गया मैमल्स, फिश, कुछ फिशेस, ये सब क्या हो गया, वीवीपेरस। ओवीपेरस एग लेइंग, जहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर, जहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर, वो वीवीपेरस एनिमल। क्लियर हो गया? चलिए अगला है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस, इसमें कुछ एनिमल जैसे कि मैमल्स और इंसेक्ट और इवन एम्फीबियंस अंडरगोज रैपिड एंड एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ स्पैन। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है कि पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी बदल जाए। जन्म के वक्त भी 2 हाथ 2 पांव था, मरते वक्त भी इतना ही रहेगा, कोई नया तीसरा हाथ नहीं आ जाएगा। लेकिन यहां देखिए पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी ही बदल रहा है कैटरपिलर का। सवाल है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा करता क्यों है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म करता है ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि फूड के लिए कंपटीशन कम हो सके। अब लार्वा, इसको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, तो अलग अलग स्टेज होगा, तो खाने के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो मेटामॉर्फोसिस इज क्रिटिकल टू इंसेक्ट रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल बाय allowing larva and adult to occupy different ecological niches which reduces competition for food and habit। खाना और रहने के लिए जो कंपटीशन है वो घट जाएगा। तुरंत अपना स्टेज चेंज किया, अब वो अपना उड़ेगी, कहीं और रहेगी, कैटरपिलर कहीं और है। तो मेटामॉर्फोसिस की वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कैटरपिलर का देख लीजिए, फ्रॉग में भी होता है एग, फिर टैडपॉल विथ हिंड लेग्स, फिर डेवलप होता है फ्रॉग में। उसी तरीके से बटरफ्लाई में एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर इससे बनता है एडल्ट बटरफ्लाई। बिल्कुल अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये है फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस और ये है बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है? अब अगला एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, क्यूरियस केस ऑफ डॉली। आखिर डॉली किसकी बेटी थी? तो सवाल है डॉली है क्या, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। कैसे किया गया, बढ़िया से सुनिएगा सभी लोग, एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा फिर डॉली आखिर किसकी बेटी थी। देखो, सिप यानी कि भेड़ लिया गया है, पहला है स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव और दूसरा सिप है फिन डॉर्सेट, दोनों फीमेल है, 2 अलग अलग सिप। अच्छा, एक सिप, ये सिप का ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, तो इसका एग कलेक्ट किया गया, इसका एग कलेक्ट किया गया, और जो फिन डॉर्सेट सिप थी उसका कलेक्ट किया गया इसके मेमोरी सेल से, इसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल कलेक्ट किया गया, तो इससे एक लिया गया एक मेमोरी सेल।
तो फिन डॉर्सेट सिप से क्या लिया गया, मेमोरी सेल, और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से क्या लिया गया, एग। अब इस एग में से न्यूक्लियस हटा दिया गया, ई न्यूक्लिएशन। तो ये एग किसका, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का, और जो मेमोरी सेल लिया गया था फिन डॉर्सेट सिप का, उस मेमोरी सेल से न्यूक्लियस निकाला गया और ये न्यूक्लियस आ गया इसमें। अब ये जो सेल बना है इसको ध्यान से सुनना, इसमें सेल किसका है, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का एग सेल है, और न्यूक्लियस किसका है, फिन डॉर्सेट सिप के मेमोरी सेल का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही है डीएनए, और डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का डिसाइड कर देता है ब्लूप्रिंट। अब इस एग को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, अब इस एग को थोड़ा सा डिवाइड करवाया गया, ये बना ब्लास्टोसिस्ट, और इस एग को ट्रांसफर कर दिया गया वापस से स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में। किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में। अब इस एग से जो सिप आई उसका नाम रखा गया डॉली। अब डॉली बिल्कुल किसके जैसा, फिन डॉर्सेट सिप के जैसा। लेकिन भाई ये तो कह रही है ईव, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ये तो कह रही है यार मेरा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल उसके जैसा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एग डाला गया, एग तो इसका था लेकिन न्यूक्लियस किसका था, न्यूक्लियस था फिन डॉर्सेट सिप का। और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए, और डीएनए कंट्रोल, डीएनए कंटेन्स ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, एक ऑर्गेनिज्म का पूरा ब्लूप्रिंट किसके पास होता है, डीएनए के पास। तो सवाल था भाई डॉली किसकी बेटी है, तो डॉली किसकी बेटी है, डॉली है फिन डॉर्सेट सिप की बेटी, डॉली डॉर्सेट की बेटी है। क्यों, क्योंकि डॉली के अंदर जो डीएनए है वो पूरा का पूरा किसका है, फिन डॉर्सेट सिप का। और इस तरीके से ये डॉली और ये फिन डॉर्सेट सिप ये बिल्कुल जेनेटिकली सेम है, तो ये दोनों आपस में क्लोन, और इस मेथड को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोन बनाने के मेथड को कहते हैं क्लोनिंग। और क्लोन का मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल है। आई होप एक एक टॉपिक कवर हो गया है। अगर अभी भी कोई टॉपिक मिस कर रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।